दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक है वह कोलोजियम सिस्टम से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है। यह जो टॉपिक है कोलोजियम सिस्टम, वह अगर आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखेंगे तो उसके अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है उसके अंतर्गत यह टॉपिक आता है। लेकिन चूंकि यह करेंट अफेयर्स का भी एक मुद्दा बना हुआ है, वर्तमान समय में कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव के कारण यह वर्तमान समय में काफी चर्चित है कोलोजियम प्रणाली, तो यह जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के अंतर्गत करेंट अफेयर के अंतर्गत भी यह सवाल पूछा जा सकता है। जैसे 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में वन नेशन वन इलेक्शन का जो टॉपिक है वह बेशक यह पॉलिटी का टॉपिक था, लेकिन इसके बावजूद करेंट अफेयर्स टॉपिक में इसे पूछा गया था। उसी प्रकार से कोलोजियम सिस्टम जो है वह इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत सिलेबस में आता है, लेकिन चूंकि करेंट में काफी ज्यादा चर्चित है तो यह करेंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत भी यह पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक कोलोजियम सिस्टम से संबंधित होगा। इसका प्रश्न हमने टेलीग्राम पर आप सबों को आंसर लिखने के लिए दिया था, आप सबने आंसर लिखा भी था, उसी का मैं मॉडल आंसर आज मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि क्या है। प्रश्न जो है वह मॉडल आंसर का क्या है। प्रश्न है कोलोजियम सिस्टम से आप क्या समझते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि आप कोलोजियम प्रणाली से आप क्या समझते हैं और कोलोजियम सिस्टम क्या है। हाल के दिनों में कोलोजियम प्रणाली को लेकर कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य टकराव देखने को मिले हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट करें कि क्या कोलोजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु एक सर्वोत्तम प्रणाली है, अन्यथा किसी अन्य विकल्प की आवश्यकता है। यानी कि सबसे पहले आपको कोलोजियम प्रणाली के बारे में आपको विस्तार से बताना है। कोलोजियम प्रणाली क्या है, भारत में कोलोजियम प्रणाली का विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके बाद आपको बताना है कि किस प्रकार से कोलोजियम प्रणाली को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव बढ़ रहे हैं और इस टकराव के बढ़ने से क्या कोलोजियम प्रणाली को अभी भी हम सर्वोत्तम प्रणाली कह सकते हैं या इसके जगह पर किसी अन्य विकल्प अपनाने की आवश्यकता है, इस पर आपको चर्चा करनी है। देखिए, आप चाहे 68वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा दे रहे हों या फिर 69वीं मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, कोलोजियम सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है कि कोलोजियम सिस्टम से संबंधित प्रश्न चाहे वह इंडियन पॉलिटी या करेंट अफेयर में लॉन्ग प्रश्न के रूप में पूछा जाए या फिर शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाए, लेकिन कोलोजियम सिस्टम 68वीं और 69वीं मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसका मॉडल आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कोलोजियम प्रणाली से आप क्या समझते हैं। एक सेंटेंस में इसका डेफिनेशन कहीं भी पर भी आपका इसको यही परिभाषा आपको लिखना होगा। कोलोजियम प्रणाली से आप क्या समझते हैं या कोलोजियम प्रणाली क्या है। तो कोलोजियम प्रणाली भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की एक प्रणाली है। ठीक है, कोलोजियम सिस्टम क्या है, तो कोलोजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत या जिसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की जाती है। पिछले कुछ समय से भारत सरकार और न्यायपालिका के मध्य कोलोजियम को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए यह प्रणाली काफी ज्यादा चर्चित है। इंट्रोडक्शन संक्षिप्त होनी चाहिए और यहाँ पर 2 वाक्यों के माध्यम से हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन को समझाया है। अब कोलोजियम प्रणाली से संबंधित क्या है पूछा गया है, तो अब चूंकि यह न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया है हमने बताया, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हम लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करनी होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोलोजियम प्रणाली का विकास भारत में किस प्रकार से हुआ है और किन न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इसका विकास भारत में हुआ है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 124 जो है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं और अनुच्छेद 217 है वह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं। कालांतर में सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर दिए गए अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से संबंधित कोलोजियम प्रणाली की नींव रखी है।
कैसे? क्योंकि संविधान के अंतर्गत आप देखेंगे तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यानी कि संविधान के दायरे के अंतर्गत देखा जाए तो राष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करना है। लेकिन न्यायपालिका के द्वारा धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कई सारे अधिकारों को न्यायपालिका ने हस्तगत किया है, उसी प्रकार से कोलोजियम प्रणाली को भी या न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली को भी, जो पुरानी प्रणाली थी कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, अभी भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं लेकिन उसकी सिफारिश कोलोजियम के द्वारा की जाती है, न कि मंत्रिमंडल के द्वारा। मंत्रिमंडल के पास सिर्फ सहमति के लिए प्रस्ताव को भेजा जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को एक कोलोजियम सिस्टम के अंतर्गत अपने आप में सीमित रखा है। तो यह है कोलोजियम सिस्टम, न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण। अब हम लोग इसको देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में इसका विकास हुआ है। चूंकि कोलोजियम प्रणाली की परिभाषा पूछा गया तो अब थोड़ा सा एक संक्षिप्त रूप में आप बताएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर संक्षिप्त रूप में एक चार्ट के माध्यम से हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। कई स्टूडेंट ने जो आंसर लिखे थे, जो हमने रिव्यू दिया है टेलीग्राम पे आप सबको, उसमें 4 पेज का अगर आंसर आपने लिखा है तो 4 पेज में 2 पेज 3 पेज तक आप में सिर्फ कई का आंसर है। उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की किस प्रकार नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट की किस प्रकार नियुक्ति होती है, किस प्रकार से मतलब कि ये इसका विकास हुआ है, 3 पेज में सिर्फ यही लिखा हुआ है। नहीं, ये आंसर लिखने का गलत तरीका है। जब आपको प्रश्न मिले तो आंसर लिखने से पूर्व आप संक्षिप्त रूप में आप फॉर्मेटिंग करिए। फॉर्मेटिंग में आप देखिए कि प्रश्न के किस सेक्शन पर आपको ज्यादा फोकस करनी है और उसके अंतर्गत आप डिसाइड करिए कि अगर आप 4 पेज का आंसर लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक पैराग्राफ में संवैधानिक प्रावधान होने चाहिए, तीसरे पैराग्राफ में इसका डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। तो ऐसे आप डिसाइड करके आंसर लिखेंगे फॉर्मेटिंग करके, तो आपका आंसर काफी बेहतरीन हो पाएगा। तो यहां पर हमने संक्षिप्त रूप में इसकी कोलोजियम प्रणाली का किस प्रकार से विकास हुआ है, किस प्रकार से विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कोलोजियम प्रणाली अस्तित्व में आई है, इसको हम लोग यहाँ पर संक्षिप्त रूप में देखते हैं। यह 3 न्यायिक निर्णय इसके पीछे जिम्मेवार हैं, जिनमें से 2 निर्णय महत्वपूर्ण हैं और जो दूसरा निर्णय है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के निर्णय के माध्यम से कोलोजियम अस्तित्व में आई है। लेकिन इसके पहले एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला भी इसी से संबंधित है। इसको फर्स्ट जजेज केस भी कहा जाता है। फर्स्ट जजेज केस यह है एडवोकेट ऑन, यह है सेकंड जजेज केस। 2 में से कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। अगर आपको ये जो वाद यहाँ पर दिया गया है, वाद का नाम आपको याद नहीं है तो आप डायरेक्ट फर्स्ट जजेज केस, सेकंड जजेज केस और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आप इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट जजेज केस को एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक नियुक्ति व तबादलों पर मुख्य न्यायाधीश के सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों के चलते अस्वीकार किया जा सकता है। देखिए यह महत्वपूर्ण अस्वीकार, यानी कि न्यायिक नियुक्ति या तो उनको तबादला करना हो या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना हो। अगर चीफ जस्टिस को निर्णय देते हैं या कोई वह निर्णय लेते हैं तो उसको ठोस कारणों पर अस्वीकार कर सकते हैं। यह फर्स्ट जजेज केस है। सेकंड जजेज केस जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कोलोजियम प्रणाली की नींव रखी गई 1993 ईस्वी के माध्यम से। 1993 में कोलोजियम प्रणाली पूरी तरीके से अस्तित्व में आती है। कैसे कोलोजियम प्रणाली अस्तित्व में आई, देखिए इसकी नींव किस प्रकार से यहां पर रखी गई है। इसमें कहा गया है कि यह सीजेआई की व्यक्तिगत राय के बदले 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई संस्थागत राय होगी। क्या? न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले। न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले पर जो निर्णय लिया जाएगा सीजीआई के माध्यम से, वह सीजीआई की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सीजीआई 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेंगे और उसके बाद ही यह निर्णय ली जाएगी। यानी कि निर्णय किस प्रकार से लिया जाएगा, एक सीजीआई होंगे और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की टीम होगी और ये 3 लोग मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के बारे में निर्णय लेंगे। यानी कि एक संस्था के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है ना, संस्थागत राय होगी, यानी कि एक संस्था के रूप में यहीं पर कोलोजियम सिस्टम का उद्भव होता है इसी निर्णय के माध्यम से। क्योंकि इस निर्णय के माध्यम से क्या कहा गया कि एक सीजीआई प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश निर्णय लेंगे कि किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले होने चाहिए। और यही आगे जाकर जब आप देखेंगे कि कोलोजियम सिस्टम में 5 सदस्यीय निकाय जब गठित होती है तो इसी का विस्तार होता है 1+4। एक सीजीआई जो यहाँ पर है वो सीजीआई रह जाएंगे और ये जो 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश कहा गया था वो 4 वरिष्ठतम
न्यायाधीश की सहमति ली जाती है कोलोजियम में। तो कोलोजियम अभी वर्तमान समय में 5 सदस्यों का एक निकाय है, जिसमें एक चीफ जस्टिस प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश की टीम होती है। तो किस प्रकार से नींव रखी गई है 1993 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, ये हमने यहाँ पर समझा है। तो इस प्रकार से 3 जो वाद हैं, 3 सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है, ये तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, तो इनके माध्यम से भारत में कोलोजियम प्रणाली की नींव रखी गई है। इसे आपको ध्यान में रखना है, एकदम स्कैन होना चाहिए आपके माइंड में जब भी आप इसे आंसर लिखें। संक्षिप्त रूप में आंसर लिखने का यह बेहतर तरीका है, आप एज इट इज वहां पर फॉलो कर सकते हैं। स्पष्ट है कि कोलोजियम प्रणाली का उद्भव संसदीय अधिनियम या मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के बजाय विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से हुआ है। अभी हमने बताया कि संसद के किसी अधिनियम के माध्यम से या फिर मंत्रिमंडल के किसी प्रस्ताव से कोलोजियम प्रणाली की नींव नहीं रखी गई है। कोलोजियम प्रणाली का कैसे विकास हुआ है? कोलोजियम प्रणाली का विकास जो हुआ है विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से हुआ है, जिसमें फर्स्ट जजेज केस, सेकंड जजेज केस और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस महत्वपूर्ण है। कोलोजियम प्रणाली के विकास में सेकंड जजेज केस जो है वह मील का पत्थर साबित हुई है और यही 1993 ईस्वी से कोलोजियम प्रणाली की शुरुआत भारत में मानी जाती है। अब आइए प्रश्न का पहला सेक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस किया, आइए फिर से देखिए प्रश्न का दूसरा सेक्शन क्या कहता है। सॉरी, प्रश्न का दूसरा सेक्शन है, हाल के दिनों में कोलोजियम प्रणाली को लेकर कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य टकराव देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे कि आखिर कोलोजियम प्रणाली को लेकर टकराव क्यों विद्यमान है, और अगर विद्यमान है तो क्या हमें इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, कोई दूसरे विधि को अपनाने चाहिए, या फिर कोलोजियम प्रणाली में ही हमें सुधार किया जाना चाहिए, क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोलोजियम प्रणाली को हमने डिफाइन किया, इसकी डेवलपमेंट प्रक्रिया को हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कोलोजियम प्रणाली को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य जो है वह विवाद की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर भी हमने संक्षिप्त रूप में लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पे नोट देकर लिखा है कि परीक्षा में इन बिंदुओं को 2-3 वाक्यों में विस्तार दें। चूंकि यहाँ पर मॉडल आंसर मुझे डिस्कस करना था तो हमने इसे पॉइंट वाइज लिखा है। आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में इस आंसर को लिखें तो इन सभी बिंदुओं को जो यहाँ पर डिफाइन बताया गया पॉइंट वाइज, उसे आप 2-2, 3-3 वाक्यों में वहां पर विस्तार दे सकते हैं समय की स्थिति के अनुसार। पहला पॉइंट है नियुक्ति संबंधी पारदर्शिता का अभाव। ये क्लोज डोर मैकेनिज्म माना जाता है कोलोजियम सिस्टम। कोलोजियम सिस्टम के अंतर्गत क्या निर्णय लिया जा रहा है, किस प्रकार से निर्णय लिया जा रहा है, यह बाहर पब्लिक नहीं हो पाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोलोजियम प्रणाली का जो निर्णय है वह आरटीआई से बाहर होगा, और अगर हमें किसी भी प्रकार की जानकारी हो ही नहीं पाएगी तो हम कैसे इस पर विश्वास कर सकते हैं कि एक निष्पक्ष निर्णय यहां पर लिया जा रहा है। यानी कि 1+4, एक चीफ जस्टिस और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की जो टीम होगी कोलोजियम सिस्टम के अंतर्गत, उसमें अगर किस प्रकार से वे निर्णय लेते हैं हमें जानकारी ही नहीं है। निर्णय लेने का उनका आधार क्या होता है इसकी भी हमें जानकारी नहीं है। किस प्रकार से वहाँ पे पक्षपात भी होती है या नहीं होती है इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं होती है। कहाँ बैठक होती है, किस प्रकार से बैठक होती है, इसकी कोई जानकारी पब्लिकली नहीं आ पाती है। यानी कि पूरी तरीके से इसे क्लोज डोर मैकेनिज्म के रूप में इसे विकसित किया गया है। क्लोज डोर मैकेनिज्म एक बंद प्रणाली के रूप में है, और हाल ही में एसएससी ने टिप्पणी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया, इस पर मुहर लगा दिया है कि कोलोजियम सिस्टम एक बंद प्रणाली है। कैसे? क्योंकि आरटीआई के दायरे से बाहर है। अब आरटीआई लगाकर कोई भी वहां से जानकारी एकत्र नहीं कर पा सकते हैं कि कोलोजियम प्रणाली में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है। तो इस प्रकार से यहां पर ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, और जिस किसी भी संस्था में, जिस किसी न्यायिक प्रक्रिया में या निर्णय लेने की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी का अभाव होगा, पारदर्शिता का अभाव होगा, वह संस्था पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं मानी जा सकती है। और इसी कारण प्रश्न का जो दूसरा पॉइंट है वह ऑटोमेटिक यहां पर अटैच हो गया कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों का यहां पर प्रतिनिधित्व नहीं है। आप देखेंगे कि लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है, और महत्वपूर्ण नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण जो कार्य है वह कार्यपालिका के द्वारा संपन्न की जाती है। लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कार्यपालिका की कोई रोल नहीं है। कार्यपालिका की कोई अगर रोल है तो सिर्फ सहमति देने की, सिर्फ उस पर कंसेंट प्रदान करेगा जो कोलोजियम के द्वारा निर्णय लिया जाएगा उस पर। यानी कि लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, एमपी वगैरह हैं, उनका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। यहाँ तक कि मंत्री का भी न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई रोल नहीं होता है। हालांकि एक राजनीतिक हस्तक्षेप की दृष्टि से देखा जाए तो एक अच्छा कदम है, लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको ही
सर्वोत्तम स्थान प्रदान किया होता है तो इसे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता। तीसरा पॉइंट सॉरी, कोलोजियम प्रणाली की वजह से आप देखेंगे कि न्यायिक नियुक्तियों में देरी हो रही है। कोई स्पष्ट निर्णय वहां पर कोलोजियम प्रणाली में नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, पटना हाई कोर्ट में देखेंगे कि न्यायिक नियुक्तियों में देरी की वजह से पटना हाई कोर्ट में लगभग 65% जो पद हैं वो अभी रिक्त हैं। 65% पद जो है वह रिक्त हैं। काफी बड़ी संख्या होती है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से न्याय हो पाएगा भारतीय लोगों के साथ अगर 65 और 70% पद रिक्त होंगे तो न्यायपालिका का भार तो बोझ तो बढ़ेगा ना। तो ये काफी ज्यादा एक चुनौती उभर कर सामने आया है कोलोजियम सिस्टम के अंतर्गत। इतना ही नहीं, एससी के स्तर पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए अनुशंसित नामों की अस्वीकृति दर 25% है। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बीच जो कोलोजियम सिस्टम वाली जो विचार विमर्श की प्रक्रिया है उसमें कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष की स्थिति दिखता है। हाई कोर्ट के जो कोलोजियम प्रणाली है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वो कोई अनुशंसा करती है तो वह अनुशंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर पक्षपात वगैरह कुछ भी आप कह सकते हैं उसके कारण इसको अस्वीकार कर दे रही है। और इसकी अस्वीकृति दर अगर 100 नामों की सिफारिश हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है तो लगभग 25 नाम ऐसे हैं जिसको अस्वीकार कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके कारण हाई कोर्ट में कई सारे पद जो है वो खाली हैं। अभी हमने पटना हाई कोर्ट का आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। तो एक न्यायिक लेट लतीफी नियुक्ति प्रक्रिया में लेट लतीफी का कारण बन रहा है कोलोजियम सिस्टम। इसके अलावा पक्षपात एवं भाई भतीजावाद। स्वाभाविक है कि अगर बंद कमरे में किन्हीं 4-5 लोगों के द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा तो वहां पर किसी न किसी प्रकार की पक्षपात तो होगी ही। अगर पक्षपात की स्थिति नहीं है तो इसे पब्लिक किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि यह क्लोज डोर मैकेनिज्म है तो इसकी पूरी संभावना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय जो 4-5 लोग मिलकर जो कोलोजियम प्रणाली में मिलकर जो निर्णय ली जाती है उसमें पक्षपात और भाई भतीजावाद की संभावना बरकरार रहे। तो यह भी कोलोजियम सिस्टम के समक्ष काफी ज्यादा चुनौती है और विवाद की एक वजह है। सदस्यों के मध्य सहमति का अभाव। अभी हमने बताया कि सदस्यों के मध्य अगर सहमति नहीं बनेगी तो न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया जो उसमें देर होगी और अस्वीकृति दर, और हमने कई सारे पोस्ट वैकेंट है इसे भी हमने यहाँ पर बताया है। नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के विरोधी है यह सिस्टम। आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे लोकतंत्र को एक नियंत्रण और संतुलन का दोनों एक आधार दोनों के बीच समन्वय बनाया गया है। चाहे वह न्यायपालिका कोलोजियम सिस्टम के अंतर्गत कहने का मतलब है विवाद की मूल जो जड़ है वह न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की हिस्सेदारी का ना होना सबसे बड़ी जड़ है। और यही देखेंगे कि चूंकि चेक एंड बैलेंस बनाया गया है और अगर न्याय देने वाले ही कहीं पर भी आप संविधान में देखेंगे कि जजों की नियुक्ति का कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में भी आप ऐसे देखेंगे, यहाँ तक कि अमेरिका में भी देखेंगे तो जो वहाँ पे जजेज की नियुक्ति की जाती है उसकी सीनेट से स्वीकृति ली जाती है। सीनेट वहाँ पर उच्च सदन है जो यहाँ पर राज्यसभा जिसे कहा जाता है, सीनेट की स्वीकृति ली जाती है। लेकिन भारत में आप देखेंगे कि जजों की नियुक्ति जजों के द्वारा ही की जाती है, यानी कि नियंत्रण और संतुलन पूरी तरीके से एक तरफा है और न्यायाधीशों और न्यायपालिका के तरफ यहाँ पर झुका हुआ है। इससे न्यायिक तानाशाही स्थापित हो सकती है क्योंकि वे मनमाने तरीके से निर्णय ले सकते हैं और यही निर्णय मनमाने तरीके से लेने पर पक्षपात और भाई भतीजावाद की स्थिति बनकर उभरती है। एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नहीं यहाँ पर 5 पॉइंट हो गए, नीचे 2-3 पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो पॉइंट वहाँ पर मैं नहीं लिख पाया आप इसे 2-2, 3-3 वाक्य में वहाँ पर डिफाइन करेंगे। यह नियुक्ति प्रक्रिया संविधान की भावना से परे है। हमने क्या बताया कि आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति को दिया गया है और राष्ट्रपति किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। लेकिन यहाँ तो कोलोजियम सिस्टम है, कोलोजियम सिस्टम में मंत्रिमंडल का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, यानी कि यह संविधान की भावना से परे है। क्यों? क्योंकि संविधान के द्वारा यह जिम्मेवारी राष्ट्रपति को दिया गया, लेकिन न्यायिक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने कोलोजियम सिस्टम को डेवलप किया, यानी कि संविधान से इतर जाकर न्यायपालिका ने यह कार्य किया है। हालांकि न्यायपालिका ने इसके पीछे न्यायिक स्वतंत्रता को बतलाया है। न्यायाधीशों की गुणवत्ता में गिरावट, अभी हमने बताया, देखिए कैसे किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण पॉइंट है न्यायाधीशों की गुणवत्ता में गिरावट। देखिए अगर क्लोज डोर मैकेनिज्म होगी, नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं रहेगी तो पक्षपात और भाई भतीजावाद के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और अगर कहीं पर भी वंशानुगत प्रोसेस अगर आ जाता है, पक्षपात अगर
वंशानुगत या फिर पक्षपात की कहीं पर भी स्थिति आ जाती है तो स्वाभाविक है कि वहां पर जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है, बुद्धिमत्ता होती है, उसको वरीयता नहीं दी जाएगी। और अगर इंटेलेक्चुअलिटी बुद्धिमत्ता के बजाय अब पक्षपात को वरीयता देंगे तो कम पढ़े लिखे लोग भी, जिनके पास कम जानकारी है, वो भी न्यायाधीश बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में उनके पास वह क्वालिटी नहीं रह पाएगी जो इंटेलेक्चुअल के पास होगी, जो बुद्धिमत्ता के पास होगी, वह इंटेलेक्चुअलिटी उनके पास नहीं रह पाएगी। ऐसी स्थिति में इनकी गुणवत्ता में तो ह्रास होगा ही। इसके अलावा न्यायिक कार्यों का सुस्त निपटारा। अब देखिए, अगर न्यायपालिका या फिर विभिन्न न्यायाधीश जो हैं वह न्यायिक प्रक्रिया में ही लगे रहेंगे, नियुक्ति का ही वो कार्य संभालते रहेंगे, तो उनका अपना जो काम है वह उनका अपना काम धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। और यही कारण है कि अभी पूरे भारतवर्ष में देखेंगे लगभग 3.5 करोड़ केसेस जो है वह पूरे भारतवर्ष में पेंडिंग है। तो अब देखिए कि न्यायाधीश जो हैं वे अपने काम न करके, जो कि उनका काम है विभिन्न न्यायिक जो केसेस हैं, लंबित मामले, उनको निपटारा करना, अपने काम न करके वे न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी व्यस्त रहते हैं। और इसके कारण भारत में देखेंगे न्यायिक प्रक्रिया के समक्ष एक लंबित वादों का भंडार भरा पड़ा है और लगभग 3.5 करोड़ केस वर्तमान समय में न्यायपालिका के समक्ष पेंडिंग है। कोलोजियम प्रणाली की विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद, हमने यहाँ पर बहुत सारे आलोचना किया, आलोचना के बाद आपके माइंड में यह सवाल आ रहा होगा कि हाँ, कोलोजियम सिस्टम को हमें बदल देना चाहिए। जब कोलोजियम सिस्टम इतनी बुरी प्रक्रिया है, इतनी बुरी प्रणाली है, तो हमें बदल देनी चाहिए अगर यह एक अलोकतांत्रिक प्रणाली है तो। लेकिन कोलोजियम प्रणाली के पक्ष में भी कई सारे पॉइंट दिए जा सकते हैं। इसे आपको यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट करना होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कि आप उसके फेवर में हैं या फिर किसी विकल्प की आवश्यकता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि नहीं, मैं फेवर में हूँ, लेकिन बहुत सारे इसे हमने सुझाव के भी माध्यम बताए हैं, उसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्यों इसका फेवर किया जाना चाहिए, इसके हम लोग पक्ष में तर्क को थोड़ा सा 2-3 पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। कोलोजियम प्रणाली की विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में इसे उचित माना है। इसी संदर्भ में भारतीय संसद के द्वारा पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 99वां संविधान संशोधन को न्यायपालिका के द्वारा असंवैधानिक करार दिया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने भी नया प्लेटफॉर्म के विकास के बजाय कोलोजियम प्रणाली में ही सुधार की बात कही है। यही मत आप सबका होना चाहिए कि कोलोजियम प्रणाली में ही सुधार किया जाना चाहिए, इसे और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए, इसे और अधिक पारदर्शी बनाई जानी चाहिए इसी प्रक्रिया को। क्यों? क्योंकि अगर न्यायिक नियुक्ति आयोग वगैरह कोई कमीशन गठित होती है, उसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ता है, तो यह राजनीतिक हस्तक्षेप का मामला हो सकता है। और इससे जो अभी निष्पक्षता बनी हुई है न्यायपालिका की, वह निष्पक्षता जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय पर भी पक्षपात के आरोप, निर्णयों में पक्षपात के आरोप लगने लगेंगे। तो इस प्रकार से कोलोजियम प्रणाली में ही सुधार की वकालत विभिन्न पूर्व न्यायाधीशों के माध्यम से की गई है। इनका तर्क है कि संविधान का आर्टिकल 50 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान का आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्ति प्रदान करता है, अतः कार्यपालिका को इसमें किसी प्रकार के नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और चूंकि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वह अपने आप में एक मूलभूत ढांचा है, तो मूलभूत ढांचे को बरकरार रखने के लिए, न्यायिक स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए यह आवश्यक है कि कोलोजियम प्रणाली को विभिन्न सुधारों के माध्यम से उसे ही कंटिन्यू किया जाए। अतः न्यायिक स्वतंत्रता एवं न्यायालयों में नागरिकों का भरोसा कायम करने के लिए कोलोजियम प्रणाली एक भेदभाव रहित कदम है। ये बात आपको स्पष्ट एग्जामिनेशन में लिखना होगा। आप में से कई सारे अभ्यर्थियों के हमने आंसर पढ़ा, आपने लाभ को बताया, हानि को बताया, लेकिन आप स्पष्ट स्टैंड नहीं बना पाए कि क्या कोलोजियम प्रणाली को हटाया जाना चाहिए, क्या विकल्प के रूप में अलग कोई ऑप्शन लाया जाना चाहिए। हमने यहाँ कहा कि नहीं, कोलोजियम प्रणाली एक भेदभाव रहित कदम है, इसमें कुछ मूलभूत सुधार होने चाहिए। अब निष्कर्ष की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। संविधान सभा में बहस के दौरान अंबेडकर, केटी शाह जैसे विद्वानों ने न्यायिक स्वतंत्रता व सक्षमता पर बल दिया था, अतः इस संदर्भ में कोलोजियम प्रणाली उपयुक्त प्रतीत होती है। आप देखेंगे कि संविधान सभा में न्यायपालिका की न्यायाधीशों की किस प्रकार की नियुक्ति होनी चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मामला जहां पर आती है, तो अंबेडकर, केटी शाह जैसे कई सारे संविधान सभा में कई सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता को सही ठहराया। और इसी कदम के अगर देखा जाए, न्यायिक स्वतंत्रता के लिहाज से देखा जाए, तो बेशक कोलोजियम सिस्टम जो है वह एक उपयुक्त प्रणाली प्रतीत होती है। आवश्यकता है सिर्फ इसे और
अधिक पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक बनाने की, यानी कि कोलोजियम प्रणाली में ही हमें सुधार करना चाहिए और इसे और अधिक पारदर्शी बनाई जानी चाहिए, लोकतांत्रिक बनाई जानी चाहिए और जो अभी क्लोज डोर मैकेनिज्म है उसको पूरी तरीके से ओपन करना चाहिए। आरटीआई के दायरे में इसके निर्णयों को लाया जाना चाहिए, पब्लिक फोरम में इसकी पूरी बातों को लाया जाना चाहिए कि नियुक्ति प्रक्रिया आखिर क्या है। प्रत्येक भारतीयों को जानने का अधिकार है कि आखिर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। तो इन सभी अगर सुधार करते हैं तो न्यायिक प्रणाली जो है हमारी सशक्त हो पाएगी और न्यायाधीशों की स्वतंत्रता भी जो है वह बरकरार रह पाएगी। अतः इस संदर्भ में कोलोजियम प्रणाली उपयुक्त प्रतीत होती है। आवश्यकता है इसे और अधिक पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक बनाने की, ताकि यह निष्पक्ष एवं आलोचनाओं से परे संविधान के संरक्षण की भूमिका का निर्वहन कर सके। इस प्रकार से कोलोजियम सिस्टम से संबंधित आज हमने एक महत्वपूर्ण मॉडल आंसर को देखा है। हमने आपको पहले ही बताया कि चाहे वह 68वीं मेंस की तैयारी आप कर रहे हो या 69वीं या 70वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो, आने वाले समय के लिए कोलोजियम सिस्टम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और निश्चित 100% संभावना है कि इससे संबंधित प्रश्न बीपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा में पूछे जाएं। आप इसे अधिक से अधिक तैयार कर लें और जो भी कोलोजियम सिस्टम से विभिन्न पक्ष हैं, पक्ष विपक्ष में जो भी चीज़ें हैं उन हर एक पहलू पर आप विचार कर लें और उसका नोट्स आप लोग तैयार कर लें। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, एकेडमिक्स फॉर सीएसी के द्वारा टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ किया गया है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपने आंसर राइटिंग की, स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग की जो स्किल है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।